एक बड़े परिवार में तीन देवरानियों का बसेरा होता है। बड़ी जेठानी कौशल्या, मझली सुमन और सबसे छोटी राधा होती है। उन्हें दो बहुएं भी होती हैं। कौशल्या की बहू माधुरी और सुमन की बहू रितु। उनका घर बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर में सिर्फ एक ही रसोई होती है। दीदी, आज ना हम कुछ अलग बनाते हैं। रोज रोज वही दाल सब्जी खा खा कर तुम्हें बोर हो गई हूँ। ठीक है रितु, तो फिर आज हम कुछ स्पेशल बनाएंगे। मेरी मम्मी की रेसिपी। जब भी वो बनाती थी ना, तब सारे मोहल्ले वाले हमारे घर पर खाना खाने आते थे। अरे वाह! लेकिन दीदी, हमें मोहल्ले वालों को नहीं, इस बार तो हमें हमारी सासू माओ को खुशबू में लपेटना है। फिर वो दोनों फटाफट से पूरी सब्जी, सेवई और हलवा बनाती हैं और उसके बाद वो उसे डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। अरे ये क्या बहू, पूरी तो बिल्कुल भी कच्ची है। अरे इसमें तेल भी कम है। और ये देख, ये सब्जी तो जैसे आधी ही पकी है। अरे तुम दोनों के अंदर रसोई रसोई खेल रही थी क्या? ये तू क्या बोल रही है राधा? जरा पूरी को तो देख, कितनी फूली फूली सी है वो, और सब्जी से भी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और तो और हम सब तो खाना खा ही रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? माधुरी और रितु बेटा, खाना एकदम बढ़िया बना है, लेकिन फिर भी अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना। अरे क्या खाक अच्छा बना है? पता नहीं ये दोनों मायके से क्या सीख कर आई है। तुमसे तो ढंग का खाना भी नहीं बनता। हर दिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ही होती है। और अब सब कहेंगे कि मेरी ही जुबान खराब है, पर मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, और सच के सिवा और कुछ भी नहीं बोलती। ठीक है मम्मी जी, अगली बार से हम और अच्छे से बनाएंगे। पता नहीं राधा को क्या हो गया है, हर बात में नुक्स निकालना तो जैसे इसका टाइम पास हो गया है। और अगर इसके इतने ही नखरे हैं, तो ये खुद जाकर बना लेती ना खाना। लेकिन नहीं, दिन भर तो ये फोन चलाती रहती है, और जब मेरी बहू खाना बनाती है, तब ये इस पर हुक्म चलाती रहती है। और मम्मी जी, रसोई कोई जंग का मैदान थोड़ी ना है, जहाँ पर हर वक्त हार या जीत हो। बस खाने के कारण हमारे परिवार वाले खुश रहे, बस यही तो चाहिए हमें। इतना कहकर माधुरी और ऋतु दोनों रसोई में चली जाती हैं। दीदी, ये रोज रोज की टोका टोकी अब सहन नहीं होती। कभी कभार तारीफ करने में इनका क्या जाता है। अरे ये तो हमारे साथ ऐसे बर्ताव करती है जैसे कि हमने कोई अपराध किया है। ऐसा नहीं कहती ऋतु, अब वो हमसे बड़ी है, तो वो हमें चाहे कुछ भी कहे, हमें सब कुछ मुस्कुराकर सुनकर लेना है। और हमने अगर ऐसा नहीं किया, तो घर में तो मिर्ची का छोक लग जाएगा। लेकिन दीदी, मिर्ची तो इनकी जबान में बसती है, अरे खाने की ही नहीं। उनकी तो हर चीज में टेस्ट बहुत खराब है। फिर अगली सुबह, चलो रितु, आज हम दोनों कुछ हटके बनाते हैं, जिसे देखकर सब एकदम चौंक जाए। इसीलिए आज तो हम इंडियन और वेस्टर्न दोनों खाना बनाएंगे। फिर वो दोनों मिलकर किचन में तरह तरह के पकवान बनाती हैं, जैसे चाउमीन, पिज्जा और ऊपर से पुलाव और मटर पनीर। और वो उस खाने को डाइनिंग टेबल पर सजाती हैं। वाह भाभी, क्या खाना बनाया है आपने! इतना सारा टेस्टी खाना देखकर ही मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई, और आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगा। चलो, कोई तो समझता है कि हम भी मेहनत करते हैं। बेटा तो कितना सही है। तो पता नहीं ये छोटी मम्मी जी हर वक्त इतनी बकवास क्यों करती रहती है। कभी तो हमारी तारीफ कर दे, लेकिन नहीं, खुद तो कुछ भी नहीं बनाती और हम पर उंगली करती है। अरे बहू, आज का भी खाना कुछ खास नहीं बना है। और दीदी, आप दोनों की बहुएं बस देखने में ही अच्छी है, लेकिन इनके हाथों में तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। अरे आज तक तो ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जब इन दोनों ने सही से खाना बनाया हो। ये तुम क्या बोल रही हो राधा? पता नहीं तुम्हारे स्वाद को क्या हो गया है। हर चीज में शिकायतें ढूंढना तो तुम्हारी आदत हो गई है। अरे एक दिन खाना अच्छा ना लगे तो समझ आता है। भाई तुम तो जैसे रोज रोज बुराई करने का ठेका लेकर बैठी हो। और नहीं तो क्या। देखो राधा,
तुम्हारे स्वाद का तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी बहुएं तो बहुत मेहनत से खाना बनाती हैं, लेकिन तुम उनकी बुराई करके उनकी मेहनत मिट्टी में मिला देती हो, और ये बात तो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम अपने लिए बहू लेकर आओ ना, तो वो तुम्हारे लिए अलग से खाना बनाया करेगी। अरे दीदी, मेरा बेटा तो अभी बस 20 साल का हुआ है, तो इतनी जल्दी मैं उसकी शादी कैसे करवा सकती हूँ? तो फिर खुद बनाकर खाओ ना। लेकिन हमारी बहुओं को रोज रोज ताना मत मारा करो, वरना तुम्हारे ये ताने सुन सुनकर एक दिन हमारी बहुएं खाना बनाना ही छोड़ देगी, और सिर्फ तुम्हारे कारण हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब से मेरे लिए खाना मैं ही बनाऊंगी। आज शाम से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगी। फिर शाम होने पर, चलो अब मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, फिर सबको मस्त दिखा दिखा के खाऊंगी। और ये क्या, मम्मी जी ने तो खाना बनाना शुरू भी कर दिया। चलो दीदी, हम भी चाहते हैं और तीनों साथ मिलकर बनाते हैं खाना। हाँ रितु, चल आज तो बड़ा मजा आएगा। तीनों के एक ही रसोई में काम करने के कारण रितु का राधा को धक्का लग जाता है। अरे ये क्या, तूने मुझे धक्का क्यों दिया बहू? सॉरी मम्मी जी, वो गलती से हो गया। अब आपको तो पता ही है ना कि हमारा किचन कितना छोटा है, और अगर इतनी जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे तो थोड़ा धक्का तो लगेगा ही ना। लेकिन मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं कर सकती। अब आज से तो मैं खुद का खाना खुद ही बना रही हूँ, इसलिए तुम दोनों बाहर निकलो, और जब मेरा खाना बनाकर हो जाएगा तब उसके बाद तुम आ जाना, और जो बनाना है बना लेना। लेकिन अभी के लिए इस रसोई से बाहर निकलो। राधा की ये बातें सुनकर रितु और माधुरी चुपचाप बाहर निकल जाती है, और थोड़ी ही देर में शाम का खाना तैयार हो जाता है। फिर राधा अपने पति और बेटे के लिए प्लेट लगाकर डाइनिंग टेबल पर बैठती है। अरे वाह राधा, तुमने तो खाना शुरू भी कर दिया, पर हम लोग तो अब तक इंतजार में बैठे हैं कि हमारा खाना कब आएगा। हाँ तो करो इंतजार। वैसे भी मैंने ये खाना सिर्फ अपने बेटे के लिए और मेरे लिए ही बनाया है। अब बाकियों को जो खाना है वो खुद जाकर बनाए। अरे ये क्या बात हुई भला? हमारी दोनों बहुएं तो सबके लिए खाना बनाती थी, और जब आज तुम्हारी बनाने की बारी आई तब तुम सिर्फ अपने पति और अपने बेटे के लिए ही खाना बनाकर लाई हो। हमारा नहीं सोचा क्या कि हम लोग क्या खाएंगे? बहुओं, तुम दोनों ने खाना क्यों नहीं बनाया? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, हम दोनों खाना बनाने गई थी, पर छोटी मम्मी जी ने हमें किचन से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से हम खाना नहीं बना पाए। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बस 15 मिनट बैठिए, हम दोनों फटाफट कुछ बना कर लाते हैं। हाँ मम्मी जी। हम यूं गए और यूं आए। फिर माधुरी और रितु मिलकर फटाफट से खिचड़ी और चोखा बनाती है। अरे मम्मी, ये क्या बकवास सब्जी बनाई है आपने, और इसमें कितना नमक डाला है आपने? अरे मुझे तो आपके हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आखिर आपने ये क्या बनाया है? कभी खुद चक्कर नहीं देखती क्या? चुपचाप खा ले, और ज्यादा नाटक किया ना तो मैं तेरी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी। हाँ हाँ कर दो। अरे मुझे तो सिर्फ भाभी के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है, लेकिन आप तो उनकी हमेशा बुराई करती रहती हो। पर सच्चाई तो यही है कि वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। इतना कहकर रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह, चलो आज तो मैं ही पहले उठकर किचन में जाकर खाना बना लेती हूँ, वरना खाना बनाने में बहुत देर हो जाएगी। अरे दीदी, ये तो पहले से ही किचन में है, अब हम क्या करेंगे? अगर हम दोनों अंदर चले गए तो छोटी मम्मी जी हमें वापस बाहर निकाल देगी। हाँ तो ठीक है ना, चलो आज हम दोनों बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। एकदम सादा और अच्छे स्वाद वाला खाना बनेगा। फिर वो दोनों मिलकर बाहर बैठकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं। अरे वाह बहू, ये खाना खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने माँ के हाथ का बना खाना खा रही हूँ। और सच कहूँ तो इतना स्वाद तो मुझे बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं मिला।
और आज के खाने की बात तो कुछ और ही है। हाँ बहू, आज का ये खाना खाकर तो हमारा दिल खुश हो गया। होगा भी क्यों नहीं। आज हमने इतनी मेहनत से जो खाना बनाया है, आपको पता है, आज तो हमने चूल्हा बनाया और उसी पर ये सारा खाना बनाया है और इसी वजह से ये खाना इतना टेस्टी लग रहा है। अरे रोहन बेटा, ये देख, ये खाना मैंने खास तेरे लिए बनाया है। आलू गोभी और गर्मा गर्म चावल। आ जा बेटा। नहीं मम्मी, इस बार भी चावल कच्चे ही बने हैं। अरे भाभी के हाथ का खाना खाकर तो मैं ऐसा बन गया हूँ कि बाकी का खाना तो मुझे कुछ स्वाद ही नहीं देता। और सच कहूँ तो आपका खाना उतना स्वादिष्ट भी नहीं बनता। अरे स्वादिष्ट ही क्या, वो तो खाने लायक भी नहीं बनता। ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटा। अरे ये खाना तो खास मैंने तेरे लिए बनाया है। लेकिन मुझे ये खाना नहीं खाना माँ। अरे आप हर बार भाभीयों के खाने में कमियां निकालती थी, लेकिन जरा खुद को भी तो देखो। अरे आपके हाथ का खाना तो मेरे गले से नीचे भी नहीं जाता। फिर अगली सुबह, अरे दीदी, आज कुछ भी हो जाए लेकिन हम खाना गैस पर ही बनाएंगे। हाँ रितु, चूल्हे पर स्वाद तो आता है लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चे स्कूल जाते हैं, भैया ऑफिस जाते हैं और इन्हें टिफिन देने में लेट हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ रितु, चल फटाफट रसोई में चलते हैं, इससे पहले कि छोटी मम्मी जी आ जाए। हम सारा खाना बना लेंगे। हाँ दीदी, और उसके बाद मम्मी जी को जो बनाना है वो बाद में बना लेंगे और तब तक तो हमारा खाना बन भी जाएगा। फिर वो दोनों रसोई की ओर बढ़ती हैं। और ये देख रितु, मम्मी जी तो पहले से ही रसोई में है। हे भगवान, तो फिर आज हमें फिर से चूल्हे पर बनाना पड़ेगा क्योंकि गैस पर तो कोई जगह नहीं बची है। कोई बात नहीं रितु, बस अपना हाथ जल्दी जल्दी चला, फिर देखना सब कुछ एकदम टाइम पर बन जाएगा। फिर वो दोनों फटाफट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं और राधा जैसे ही खाना लेकर आती है तभी हर बार की तरह रोहन फिर से मुंह बनाकर डाइनिंग टेबल से उठ जाता है और वो बिना कुछ खाए ही वहां से चला जाता है। शायद रोहन ठीक कह रहा है, पता नहीं मेरे हाथों को क्या हो गया है। मैं जो भी खाना बनाती हूँ वो तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ना स्वाद है ना तसल्ली। मैंने तो हर दिन बहुओं के बनाए खाने में कमियां निकाली। जब भी वो दोनों कोई खाना बनाती तब तब मैं हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढती रही, कभी नमक तो कभी तेल। पर अब समझ में आ रहा है कि असली कमी स्वाद में नहीं थी बल्कि मेरे नजरिए में थी। और रही बात अभी मेरे खाना खाने की, तो मेरे हाथ का बना हुआ खाना मेरे गले के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। जाने दो, ऐसे ही सो जाती हूँ। फिर रात के करीब 12 बजे। हे भगवान, इतनी जोरों की भूख लगी है, लेकिन अब मैं क्या खाऊं? भूख के कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही। एक काम करती हूँ, रसोई में जाकर देखती हूँ, जरूर बहुओं ने कुछ ना कुछ तो अच्छा बनाया ही होगा। फिर राधा चुपचाप रसोई में जाती है और वो रितु और माधुरी द्वारा बनाए गए खाने को थाली में परोसकर उसे चुपचाप खाने लगती है। वाह, कितना स्वाद है इस खाने में। मैं जिसे हर रोज बेकार कहती थी, वो दोनों तो मुझसे 100 गुना अच्छा खाना बना लेती है। मैंने कितनी बार उन दोनों को नीचा दिखाया, पर आज जब मैं खुद भूखी बैठी हूँ तो मैंने उन्हीं के द्वारा बनाए गए खाने का सहारा लिया है। जल्दी जल्दी में खाने के चक्कर में राधा को जोर से खांसी आने लगती है। अरे, ये खांसी की आवाज तो रसोई से आ रही है, कहीं चोर तो नहीं घुस आया? अभी जाकर देखती हूँ मैं। फिर जैसे ही कौशल्या रसोई में आती है तभी, राधा तुम? अरे यहाँ पर ऐसे बैठकर चुपके से क्यों खा रही हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी थी दीदी, पर बहू से बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। आज मेरे बेटे ने मुझे जो भी कहा वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और अब ये खाना खाते हुए मुझे समझ आ रहा है कि मैं कितनी गलत थी। मैंने आज तक जो भी खाना बनाया उससे मेरे खुद का पेट तो कभी नहीं भरा। अरे मेरा ही क्या, मेरे बेटे का भी नहीं भरा।
तुम्हें औरों को क्या ही खिलाती दीदी। अरे वो सब तो ठीक है राधा, पर इनमें चुपके खाने की क्या बात है भला? तुम आराम से इसे डाइनिंग टेबल पर बैठकर भी तो खा सकती थी ना। नहीं दीदी, वो मुझे आप सबसे नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी, और इसी वजह से मैं यहाँ चुपके से आकर खाना खा रही थी, ताकि आप सबसे मुझे नजर ना मिलानी पड़े। और मुझे माफ कर दीजिए दीदी, आपकी बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और वैसा खाना मैं कभी नहीं बना सकती। देखो राधा, कभी कभी समझ देर से आती है, लेकिन जब भी आती है तो सब कुछ बदल जाता है। अरे हमारी बहुएं तो हमारी बेटी जैसी होती हैं, और उन्हें डांटना ठीक है, लेकिन बेवजह उनकी मेहनत को ठुकराना तो गलत बात है ना। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, और अब तो मैं बहुओं से माफी भी मांगूंगी, और अब से मैं भी उनके साथ मिलकर उनके कामों में हाथ बटाऊंगी। आज तक तो मैंने बहुत देर कर दी, पर अब और नहीं। फिर अगली सुबह, रितु बहू, माधुरी बहू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं जानती हूँ कि मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ गलत किया है। अरे मैंने तो ना कभी ठीक से तुम दोनों के हाथ का खाना चखा, और ना ही कभी उसकी तारीफ की। बस ताने पे ताने मारती रही तुम दोनों को मैं। पर मैं आज सबके सामने कह रही हूँ कि तुम दोनों बहुत अच्छा खाना बनाती हो। चलो अच्छी बात है मम्मी जी कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। और मम्मी जी, ये सुनकर तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि अब से आप भी हमारे साथ रसोई में मिलकर काम करोगी। देखना आप, साथ में हमें बहुत मजा आएगा। फिर उस दिन के बाद से घर में रसोई किसी एक की जिम्मेदारी नहीं रहती। वहां पर सब मिलकर काम करने लगते हैं, जिस वजह से घर में खुशी का माहौल रहता है। जा सुरभि, जाकर रसोई की सफाई कर, और सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख देना। रसोई एकदम सुंदर लगनी चाहिए, समझी कि नहीं? ठीक है माँ जी, कर दूंगी मैं। सुरभि रसोई की सफाई करने चली जाती है। इस बुढ़िया ने मुझे रसोई साफ करने का इतना बड़ा काम दे दिया, और मेरी जेठानी को बस पौधों को पानी डालने के लिए कह दिया। अभी इन लोगों को दिखाती हूँ कि रसोई की सफाई कैसे की जाती है। फिर सुरभि रसोई को साफ करके उसका सारा सामान इधर से उधर रख देती है। फिर जब सास चित्रा और जेठानी वैदेही को ये सब पता चलता है, तभी, हे भगवान, अरे सुरभि, ये तुमने क्या कर दिया? हर एक सामान की जगह बदल दी तुमने। अरे जीजी, वो मुझे पता नहीं था ना कि कौन सा सामान कहाँ पर रखना है, इसलिए मैंने कहीं भी रख दिया। लेकिन जो भी हो, लग रही है ना रसोई एकदम सुंदर। अरे नालायक लड़की, तूने तो काम पूरा करने की जगह बढ़ा कर रख दिया। इस घर में आए तुझे लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी तुझे अब तक पता नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखनी होती है। अरे नहीं माँ जी, मुझे सच में नहीं पता। अब आप मुझ जैसी अकेली को इतना बड़ा काम एक साथ दे दोगे तो मैं कैसे कर पाऊंगी? जीजी को तो बस आपने पौधों को पानी डालने के लिए कह दिया, और मुझे इतना बड़ा काम दे दिया। अरे चुप कर तू, तेरी जीजी ने सुबह से बहुत सारे काम किए हैं, और तूने तो बस ये एक ही काम किया है, लेकिन वो भी बिगाड़ दिया। अरे सुरभि, अगर तुम्हें कोई समझ नहीं आ रहा तो तुम मुझे आवाज लगा देती ना, मैं आकर तुम्हारी मदद कर देती। लेकिन अब देखो, अब मुझे फिर से सारा सामान पहले जैसा रखना होगा, और उसमें ही पूरे 2 घंटे चले जाएंगे। माफ कीजिए जीजी, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे सच में पता नहीं था। अरे हाँ बाबा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से तुम्हें कुछ अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछ लिया करो। ठीक है जीजी, लेकिन आपने मुझे माफ तो कर दिया ना, बताइए ना। हाँ बाबा, कर दिया माफ। नहीं जीजी, आपकी बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आप तो बस ऊपर ऊपर से कह रही हो, दिल से कहिए जीजी, तब जाकर ही मुझे अच्छा लगेगा। अरे बेवकूफ लड़की, उसने कर दिया है तुझे माफ, तो अब चुप हो जा, बेवजह उसका दिमाग मत खा। चल जा अब यहाँ से। इस तरह सुरभि जानबूझकर अपनी जेठानी का काम बढ़ा देती है। फिर एक रोज, आज का खाना बहुत अच्छा बना था वैदेही, सच में मजा ही आ गया।
शुक्रिया माँ जी। अच्छा, मैं तुम दोनों को एक बात बताना ही भूल गई। कल हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं। हमारे सगे समधी है, वो दोनों और उन दोनों के बच्चे। उनके लिए खाना बनाना है, तो तुम दोनों कल आपस में काम बांट लेना और अच्छे से सारा इंतजाम करना। ठीक है माँ जी, हम कर देंगे। लेकिन अगले दिन इस वैदेही जीजी ने तो फटाफट सब्जी बना भी दी और मुझे रोटियां बनाने का काम दे दिया। लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। फिर सुरभि चित्रा के पास जाती है और उसका सर खाने लगती है। बताइए ना माँ जी, कितने लोग आने वाले हैं और मुझे कुल मिलाकर उनके लिए कितनी रोटियां बनानी है? अरे पागल औरत, तुझे तो मैंने कल रात को ही बताया था ना। अब कितनी बार बताऊं? जा, पूरे मोहल्ले के लिए रोटियां बना दे, बेअकल कही की। ठीक है माँ जी। फिर सुरभि जानबूझकर ढेर सारी रोटियां बनाती है और ये देखकर चित्रा और वैदेही अपना सर पकड़ लेती है। अरे डोबी डफर, अपना भेजा क्या मायके में छोड़ के आई है क्या तू? तूने इतनी सारी रोटियां क्यों बनाई है? पूरे आटे का सत्यानाश कर दिया तूने तो। लेकिन माँ जी, आप ही ने तो कहा था ना कि पूरे मोहल्ले की रोटियां बनानी है। अरे निठल्ली लड़की, मैंने तुझे गुस्से में बोला था क्योंकि तू वो सवाल मुझे सुबह से पूछती आ रही थी, जबकि मैंने तुझे और वैदेही को कल रात को ही बताया था कि कितने मेहमान आने वाले हैं। सच में बनाने के लिए नहीं कहा था मैंने। क्या करती हो सुरभि? अरे थोड़ी तो अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो ना। खामखा हमें बैठे बैठे सिरदर्द देती रहती हो। माफ कर दीजिए माँ जी। तू तो अब रहने ही दे। अब से तू बस छोटे मोटे ही काम किया करेगी। तुझे तो बस सारे काम को बिगाड़ना आता है, लेकिन हम रोज रोज तेरी फालतू की नौटंकी सहन नहीं कर सकते। हाँ सुरभि, तुम्हें जो काम समझ आए और तुमसे जो काम हो पाए, अब से हम तुम्हें वही काम दिया करेंगे। ठीक है जीजी, जैसा आप लोगों को सही लगे। फिर एक रात जब सुरभि और वैदेही दोनों के पति किसी काम के सिलसिले में बाहर गए होते हैं, तभी अचानक से सुरभि के कमरे का हीटर खराब हो जाता है। ओ तेरी, अब बिना हीटर के तो रात भर मेरी कुल्फी जम जाएगी। ना बाबा ना, एक काम करती हूँ, जीजी के कमरे में जाकर सोती हूँ। वैसे भी जेठी वहां पर नहीं है, तो मेरा वहां पर काम बन जाएगा। फिर सुरभि रात के 1 बजे वैदेही के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। जीजी, दरवाजा खोलो जीजी, जल्दी खोलो। अरे टपक गई क्या? जीजी। क्या हुआ सुरभि? अरे इतनी रात को क्यों परेशान कर रही हो? कोई भूत वूत देख लिया क्या? अरे नहीं जीजी, मेरे कमरे का हीटर खराब हो गया है, इसीलिए मैं आपके कमरे में सोने आई हूँ। क्या? हाँ जीजी। अब चलिए, हटिए यहाँ से और मुझे सोने दीजिए। हाँ हाँ हाँ, कितना गर्म है आपका कमरा, मजा ही आ गया। पर सुरभि, अरे ये मेरा कंबल है। ओफो जीजी, आज की रात वो आप पतला वाला कंबल लेकर सो जाइए ना, और मुझे मोटा वाला दे दो। चलो शुभ रात्रि। हाँ। बेचारी वैदेही चुपचाप वो पतला वाला कंबल लेकर सो जाती है, लेकिन एक ही बिस्तर पर सोने के कारण सुरभि को वहां पर नींद ही नहीं आती। मुझे तो इस बेड पर अकेले सोना है। एक काम करती हूँ, जीजी का भेजा फ्राई करके उन्हें यहाँ से भगा देती हूँ। अरे जीजी, मच्छर का कॉइल कहाँ पर रखा है? मुझे अभी अभी एक मच्छर दिखाई दिया। अगर उसने मुझे काट लिया तो बेवजह मुझे डेंगू या मलेरिया हो जाएगा और फिर अस्पताल में पानी की तरह पैसा खर्च हो जाएगा। अरे बाबा, कहाँ है मच्छर? मेरे कमरे में कोई मच्छर नहीं है। चुपचाप सो जाओ सुरभि। अरे जीजी, आंखें खोलकर देखोगे तब दिखेगा ना। आपने खिड़की खोली रखी होगी, इसलिए मच्छर अंदर घुसकर कोने में छुप गए होंगे। अब चलिए जल्दी से बताइए, कहाँ पर रखी है कॉइल? अरे वहीं पर ड्रॉवर में होगी, देख लो। अच्छा जीजी, आपने अलार्म तो लगाया है ना? कल हमें जल्दी उठकर माँ जी के साथ मंदिर जाना है, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे हाँ बाबा, लगा दिया है मैंने अलार्म। अब सो जाओ। ठीक है जीजी। वैसे जीजी, आपके कमरे में मुझे अच्छी नींद आएगी। हाँ सुरभि, मैं जानती हूँ। अच्छा सुनो ना,
आपका ये कंबल बहुत मुलायम है, क्या मैं इसे रख लूं? अरे यार सुरभि, तुम चुपचाप सो क्यों नहीं जाती? कब से बकबक किए जा रही हो। एक काम करो, तुम यहीं पर सो जाओ, मैं बाहर जाकर सोती हूँ, वरना रात भर तुम मेरा सर खाकर मुझे पागल कर दोगी। इस तरह से वैदेही परेशान होकर हॉल चली जाती है। अच्छा हुआ जो जीजी यहाँ से चली गई, वरना मुझे तो ये लगा था कि आज तो ये मुझे ही निकाल देगी, और अब तो मुझे अकेले इस कमरे में बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर सुरभि आराम से सो जाती है और फिर अगली सुबह वैदेही ये सारी बातें चित्रा को बताती है। सुरभि बहू, अरे तू क्या लेकर मानेगी? क्यों आए दिन हमारे नाक में दम करके रख देती है तू? कल रात को तेरी वजह से वैदेही को यहाँ सोफे पर सोना पड़ा, जिस कारण उसकी गर्दन बुरी तरह दर्द कर रही है। अरे माँ जी, अब मैं भी क्या करती? मेरे कमरे का हीटर खराब हो गया था, तो रात में मैं किसे बुलाकर ठीक करवाती? इसलिए मैं जीजी के कमरे में सोने चली गई। अरे तुम तो आ गई, लेकिन आकर भी अपनी बकर बकर बंद नहीं की। ऐसे भला कौन करता है? लेकिन जीजी, मैंने थोड़ी ना कुछ गलत कहा था, मैं तो आपसे प्यार से बात कर रही थी ना। अब आप लोगों को मेरा बड़बड़ करना पसंद नहीं, तो ठीक है, अब से मैं आप लोगों से कम ही बात किया करूंगी। फिर सुरभि उदास होने का नाटक करके वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, सिद्धार्थ, दे दो ना मुझे कार्ड, मैं खरीदारी करना चाहती हूँ। लेकिन सुरभि, अभी 15 दिन पहले ही तो तुमने खरीदारी की थी ना। हाँ बाबा, लेकिन अब हम सहेलियों की पार्टी है और उसमें मुझे गाउन पहनना है, और मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है। अरे बेशरम लड़की, तेरे पति के पास क्या पैसों का पेड़ लगा है क्या? एक बीवी को समझदार होकर अपने पति का दिया हुआ पैसा सही से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वैदेही करती है। लेकिन नहीं, तू तो बस अपने पति को कंगाल करने के पीछे तुली हुई है। ठीक है माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आज के बाद सिद्धार्थ से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी। अरे मेरी तो जिंदगी ऐसी ही है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे समझ कर भी नहीं लेता। पर सुरभि, तुम्हें भी तो समझ कर लेना चाहिए ना। हाँ पता है मुझे, इसीलिए समझ कर ले रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, अब से मैं फटे हुए कपड़े पहन लूंगी। अगर कुछ खाने का मन किया तो अपने मन को मारकर हवा खा लूंगी, लेकिन तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। क्या? रुको, तुमने 2 दिन पहले जो पैसे दिए थे वो भी वापस ले लो। नहीं चाहिए मुझे कोई तुम्हारे पैसे। उफ वो सुरभि, क्या तुम भी? अच्छा बाबा, रख लो ये कार्ड, जो खरीदना है खरीद लो, लेकिन अपना मन मत मारो। नहीं सिद्धार्थ, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। अरे देखो सुरभि, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम ऐसी रूठी रहोगी तो मैं दिन भर ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। प्लीज सुरभि, रख लो ये कार्ड। सिद्धार्थ के कसम देने पर सुरभि उसका कार्ड रख लेती है। ये सुरभि और उसकी नौटंकी कभी खत्म नहीं होती। आज भी उसने सुबह सिद्धार्थ के सामने फालतू का नाटक करके उसे अपनी बातों में फंसा ही दिया। अरे मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ये सब नाटक करती है। हाँ माँ जी, मुझे भी अब ऐसे ही लगने लगा है कि वो अपना काम निकालने के लिए जानबूझकर सामने वाले का भेजा फ्राई करती है, और फिर सामने वाला परेशान होकर वही करता है जो वो करवाना चाहती है। अब वैदेही और चित्रा को सुरभि की हरकतों पर शक होने लगता है। फिर एक दिन जब सुरभि का जन्मदिन होता है, तभी वो दिन भर अपनी सहेलियों के साथ बाहर होती है, और तभी वैदेही और चित्रा जानबूझकर सुरभि को परेशान करने लगती है। ओफो, मैं बाहर पार्टी कर रही हूँ और माची और जीजी मुझे बार बार फोन किए जा रही हैं। इनको तो जरा भी अकल नहीं है। हाँ बोलो जीजी। अरे सुरभि, आज शाम को जल्दी आना। हाँ, और आते आते वो स्टेशन के पास वाले मिष्ठान भंडार से मोतीचूर के लड्डू लेती आना। कल सुबह के लिए प्रसाद चाहिए ना, माची ने कहा है। ठीक है जीजी, आते वक्त मैं लेकर आऊंगी। और कुछ? और तो कुछ नहीं। अरे हाँ, याद आया,
वो लॉन्ड्री खुली होगी तो वहां से भी तुम्हारे जेठजी के कपड़े लेती आना। मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं। फिर कल शुक्रवार है ना, तो कल लॉन्ड्री बंद रहेगी, इसलिए याद से आज ही लेकर आना। हे भगवान, ठीक है जीजी, मैं लेकर आऊंगी। सुरभि अब गुस्सा होकर फोन कॉल कट कर देती है। फिर आधे घंटे के बाद उसे घर से 5वां कॉल आता है। क्या हुआ माँ जी, क्यों बार बार फोन किए जा रही हो? अरे मैं यहाँ पर अपनी जन्मदिन की पार्टी मनाने आई हूँ और आप लोग मेरा दिमाग खाए जा रही हो। ए लड़की, ज्यादा अपनी जबान मत चला। अरे मुझे तो बस तेरी याद आ रही थी, इसीलिए तुझे फोन किया। अच्छा बता, कैसे चल रही है तेरी पार्टी? अरे क्या माँ जी, आप में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। चलिए रखिए फोन। सुरभि गुस्सा होकर फोन कॉल कट कर देती है और बाद में मुड़कर देखती है कि उसकी सहेलियां वहां से जा रही है। अरे त्रिशा, डॉली, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अभी तो पार्टी बाकी है ना। अरे ये कैसी पार्टी है? हर आधे घंटे में तुझे किसी ना किसी का कॉल आते जा रहा है। अरे हम पागल है क्या, जो तू हमें छोड़कर दूसरों से बात कर रही है? और नहीं तो क्या, एक काम कर, तू घर ही चली जा और अपने घर वालों के साथ ही पार्टी मना। और नहीं तो क्या, इसे लगा कि हम पार्टी के भाव मिलने के भूखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो बस अपने फोन पर ही गपशप करती रहो। हम चले यहाँ से। चल डॉली। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो सुनो। वो दोनों वहां से चली जाती है और सुरभि अब बहुत गुस्सा हो जाती है और घर आकर उन दोनों से लड़ने लगती है। अरे आप लोगों की अकल घुटनों में दबी हुई है क्या? आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपनी सहेलियों के साथ वहां पर मजे कर रही थी और आप लोग मुझे हर आधे घंटे में कॉल करके परेशान कर रहे थे। आप दोनों ने तो मेरे पूरे जन्मदिन की वाट ही लगा दी। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जानबूझकर किया हमने। क्या कहा? जानबूझकर? हाँ, मैंने और वैदेही ने तुझे जानबूझकर सताया है, क्योंकि तूने भी हमें ऐसे ही जानबूझकर सताया था। अरे तुझे क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हम इतने भी बुद्धू नहीं हैं। हमें धीरे धीरे सब समझ आ ही गया था और अब ऐसा लगता है कि आज तुम्हें महसूस हो ही गया कि अगर आप सामने वाले को परेशान करते हो तो उन पर क्या बीतती है। इसीलिए आज के बाद दूसरों को अपने फायदे के लिए परेशान करना बंद कर दो, उसी में तुम्हारी भलाई होगी। हाँ सुरभि, क्योंकि अब से हम तेरा कोई भी नखरा सहन करके नहीं लेने वाले। अगर तू हमें सता सकती है तो हम तुझे उससे भी ज्यादा सता सकते हैं, समझी कि नहीं? चित्रा और वैदेही के सुनाने पर सुरभि की बोलती अब बंद पड़ जाती है और उस दिन के बाद से वो सबको परेशान करना बंद कर देती है। देखिए मधु बहन, आपकी दोनों बेटियां बैंक में सरकारी नौकरी करती है, लेकिन मेरे बेटे तो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। कहीं आपको इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं अश्विनी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों ने और आपके दोनों बेटों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है और वो लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। और अगर उन दोनों को ही कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्यों होगा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन दोनों ने मेरे बेटे को पसंद कर लिया है। अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन बस एक बात है जो मैं आपको शादी होने से पहले ही बताना चाहती हूँ। जी बताइए ना मधु जी। मेरी बेटियां नौकरी करती हैं, इसीलिए वो घर के सारे काम नहीं कर पाएंगी और इसीलिए आपको घर में नौकरानी रखनी पड़ेगी। क्या? हाँ अश्विनी जी, अब आप ही देखिए और बताइए मुझे। जी ठीक है। अश्विनी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर घर जाकर, क्या? हाँ संभव, प्रिया और नंदिनी घर में काम नहीं करेगी और इसीलिए घर में नौकरानी रखनी होगी। हाँ तो इसमें गलत क्या है माँ? दिन भर नौकरी पर जाना होता है तो वो काम कब करेगी? इसीलिए नौकरानी तो रखनी ही होगी ना। हाँ माँ, इसकी बात भी सही है। अरे चुप रहो तुम दोनों। हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या? अगर नौकरानी दिन भर घर पे काम करेगी
तो वो उतने ही ज्यादा पैसे भी लेगी, और उसके पैसे कौन देगा? अरे तो दे देंगे ना उसे पैसे माँ। हाँ माँ। तो प्रिया और नंदिनी के आने के बाद वो दोनों भी तो थोड़े बहुत पैसे दिया करेंगी ना, और हम दोनों भी नौकरी करते हैं, सब एक साथ मिलकर संभाल लेंगे ना। खामोखा आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अगर बहुएं भी पैसे देंगी तो ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। बस मुझे कोई अच्छी सी नौकरानी ढूंढनी होगी जो घर के सारे काम करती हो। अब अश्विनी नौकरानी रखने के लिए मान जाती है, और फिर प्रिया और पुलकित और संभव नंदिनी की शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद एक रोज, अरे क्या बात है अश्विनी, वैसे तो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा 12 बजे हुए रहते हैं, लेकिन आज बड़ा तेरा चेहरा खिल रहा है। लगता है ये चमत्कार तेरी नई बहुओं के आने के कारण हुआ है। हाँ मनोरमा, तू एकदम सही समझी। अरे वाह, मैं तो गाँव गई थी, इसीलिए शादी में नहीं आ पाई। अच्छा हुआ जो तू नहीं आई, वरना तू तो अपनी बुरी नजर लगा देती। क्या कहा? मजाक कर रही हूँ बाबा। अरे मैं आज ही तुम्हारे घर पर मिठाई भेजने वाली थी। हाँ तो ठीक है ना, भिजवा देना, और वो भी देसी घी की। अब घर पर सरकारी नौकरी वाली बहुएं आई है, तो इतना तो बनता ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे लेकिन एक बात बता, तुम्हारे दोनों बेटे तो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, फिर उन्हें सरकारी नौकरी वाली लड़कियां कैसे मिल गई? और उन दोनों लड़कियों ने प्राइवेट नौकरी वाले पति को देखकर मना नहीं किया क्या? अरे नहीं मनोरमा, उल्टा मेरी दोनों बहुओं को मेरे बेटे बहुत पसंद आए। अब क्या कहूँ, मेरा नसीब ही इतना अच्छा है, और मुझे अपनी दोनों बहुओं पर बहुत गर्व है। सच में अश्विनी, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। अश्विनी अब बहुत खुश होती है और हर किसी को अपनी बहुओं के बारे में बताकर लोगों को जलाती फिरती है। अब दिन भर घर में नौकरानी ही काम करती है, और फिर शाम में बहुओं को नौकरी से आकर बस थोड़े ही काम करने पड़ते हैं। और बहुओं, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? बहुत अच्छा माँ जी। चलो प्रिया, तुम्हें तैयार भी होना है, ईशा की पार्टी में जाना है, याद है ना? हाँ नंदिनी, तुम दोनों का अच्छा है, जल्दी काम से आ जाती हो, और तुम्हें कोई रुकाता भी नहीं है। वरना संभव और पुलकित की तो बात कुछ और ही है। उनका बॉस तो उन्हें छोड़ता ही नहीं, कभी इस काम के लिए तो कभी उस काम के लिए, बस उनसे काम ही करवाता रहता है। अब क्या करें माँ जी, हम ठहरे सरकारी नौकरी वाले और वो दोनों बेचारे प्राइवेट नौकरी वाले। वो तो है। खैर, पार्टी से जल्दी आ जाना, और खाना घर पर ही आकर खाना है तुम दोनों को, इसीलिए पार्टी में ज्यादा कुछ खाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, हम जल्दी आ जाएंगे। ऐसे ही एक दिन जब संभव और पुलकित अपनी बीवियों को महंगे महंगे तोहफे देते हैं, और तभी, अरे क्या हुआ माँ, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे नालायको, तुम दोनों के पास क्या बहुत पैसे आ गए हैं क्या? अरे अपनी बीवियों को इतने महंगे तोहफे देने की क्या जरूरत थी? उतने ही पैसे अगर बचा लेते तो वो पैसे तुम्हारे ही काम आ जाते। ओफो माँ, आप भी ना। अब हम कमाते किस लिए हैं? इन्हीं सब चीजों के लिए ना। अगर इतनी छोटी छोटी बातों के बारे में सोचते बैठेंगे तो कैसे चलेगा माँ? बीवियों को शादी का तोहफा तो देना ही पड़ेगा ना। अरे मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि तुम दोनों अपनी बीवियों को तोहफा दो ही मत, दो उन्हें तोहफे, लेकिन इतना महंगा भी नहीं। अरे तोहफे की कीमत चाहे सस्ती हो या महंगी, लेकिन उसे देने वाले के भाव तो एक ही रहेंगे ना। अरे माँ, छोड़ो ना इन सब बातों को, आप भी ये क्या लेकर बैठ गई? अरे चुप करो तुम दोनों, जितना कह रही हो उतना सुनो, और वैसा ही करो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे कि नहीं? अश्विनी की बातें सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन, क्या? ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? हाँ माँ, हमारी कंपनी को थोड़ा नुकसान होने के कारण हम सबको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है, और तो और अब से हमारी सैलरी भी पहले से थोड़ी कम आने वाली है। हाँ माँ,
हमें भी ये सब अचानक से ही बताया, और अब हम भी क्या कर सकते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? तुम दोनों की तो तनख्वाह कम हो गई। अब तो हमें नौकरानी को निकालना ही होगा। क्या? लेकिन इसमें नौकरानी को निकालने की क्या जरूरत है माँ? हमारी तनख्वाह बस पहले से थोड़ी कम होने वाली है, पूरी नहीं। हम दोनों नौकरानी के पैसे अब भी दे सकते हैं। अब बेफिक्र रहिए। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, हम तीनों साथ मिलकर घर का सारा काम करेंगे और उससे पैसों की काफी बचत भी होगी। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं अभी नौकरानी को फोन करके बोल देती हूँ कि कल से मत आना। आज तक की जितनी पगार होगी वो मैं उसे दे दूंगी। लेकिन माँ, हम दोनों घर के काम कैसे कर पाएंगे? और आप पैसों की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हमारी बीवियां है ना, अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो वो दे देगी ना। लेकिन प्लीज माँ, आप नौकरानी को काम से मत निकालो। हाँ माँ, अब आपकी भी उम्र हो चली है, और ऐसे में आप सारे काम कैसे कर पाओगी? और हम दोनों अपना काम संभालेंगे या घर का काम करेंगे? अरे सब कुछ ठीक से हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं तुम दोनों को सब सिखा दूंगी। फिर अश्विनी परेशान होकर नौकरानी को काम से निकाल देती है, और उसके बाद में अश्विनी ये बात अपनी दोनों बहुओं को भी बताती है। ये सब क्या है माँ जी? अरे नौकरानी को काम से निकालने की क्या जरूरत थी? अगर हमारे पतियों की तनख्वाह पहले से कम हो रही है तो आप ये भी देखिए ना कि उनके आने जाने में लगने वाले पेट्रोल पानी का खर्चा भी तो बच रहा है। हाँ माँ जी, वर्क फ्रॉम होम होने के कारण नुकसान के साथ साथ कई सारे फायदे भी तो रहते हैं। संभव और पुलकित भाई एक साथ मिलकर सारा खर्चा संभाल लेते। अब ना जाने आप तीनों सारे काम कैसे करोगे? अरे उसकी चिंता तुम दोनों मत करो, और तुम बस अपनी नौकरी पर ध्यान दो। अब जाओ, मेरे लिए जल्दी से चाय बना दो, मेरा तो सर फटा जा रहा है। फिर उस दिन के बाद से अश्विनी खाना बनाना, कपड़े धोना और अन्य काम संभालने लगती है। वही संभव और पुलकित भी उन्हें जो काम आते हैं वो काम करने लगते हैं। अरे पुलकित, झाड़ू पोछा मारना तो तुम्हें आता ही है ना, तो चलो जल्दी से पोछा मार दो, फिर आधे घंटे में तुम्हारे ऑफिस का काम भी शुरू हो जाएगा। अरे यार ठीक है, अभी करता हूँ। फिर पुलकित को ना चाहते हुए भी पोछा मारना ही पड़ता है, और उसका ध्यान कहीं और ही होता है, और काम ठीक से ना होने के कारण फर्श पर पानी वैसे ही रह जाता है। और जब प्रिया वहां से जा रही होती है तब उसका पैर फिसल जाता है। अरे नहीं, मेरी तो कमर टूट गई। क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो? हे भगवान, अरे तेरी आंखों में क्या धूल मिट्टी चली गई है क्या? फर्श पर पड़ा हुआ पानी तुझे दिखाई नहीं दिया क्या? माँ जी, मुझे डांटने से पहले आप अपने बेटे की गलती देखिए। किस तरह से उसने पोछा मारा है, सारा पानी फैलाकर चला गया, और इसीलिए मेरा पैर फिसल गया। माफ करना प्रिया, वो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब ये काम थोड़ी ना मैं रोज रोज करता हूँ, पहली बार ही किया है ना, इसीलिए थोड़ा समझ कर लो ना। देखा माँ जी, आपने बेवजह ही नौकरानी को निकाल दिया। अब ये रोज का तमाशा होने वाला है। सच में मैं तो परेशान हो रही हूँ आप सबसे। प्रिया गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब संभव सारे कपड़े इस्त्री कर रहा होता है तभी वो नंदिनी की पसंदीदा साड़ी चला देता है। अरे बेवकूफ आदमी, ये तुमने क्या कर दिया? अरे ये साड़ी मेरी सारी साड़ियों में से सबसे महंगी वाली है, और मुझे ये बहुत पसंद थी, लेकिन तुमने तो इसे जला दिया। सॉरी नंदिनी, मैं तुम्हारी साड़ी इस्त्री ही कर रहा था, लेकिन उतने में मेरे बॉस का फोन आ गया और गलती से मैंने वो गरम इस्त्री तुम्हारी साड़ी पर रख दी। वहां पर पुलकित भाई प्रिया को परेशान कर रहे हैं, और यहाँ पर तुम मुझे परेशान कर रहे हो। दोनों भाई काम ठीक से करने की जगह पर बस उन्हें बढ़ाते ही जा रहे हो। माफ कर दो ना नंदिनी, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा बाबा ठीक है, हम दोनों कल ही शोरूम जाएंगे।
और तुम्हारे लिए सबसे महंगी वाली साड़ी लाएंगे। तुम्हें जो भी पसंद आएगी वो दिलाऊंगा मैं तुम्हें। नहीं, मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और तुम तो मुझसे बात करो ही मत। लेकिन नंदिनी भी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और अब अश्विनी खाने में झटपट पकवान बनाती है, जिससे बहुओं का पेट ही नहीं भरता। ये सब क्या है माँ जी? कल आपने पराठे बनाए थे और आज ये पुलाव। इससे हमारा पेट कैसे भरेगा? और नहीं तो क्या माँ जी। अरे आपको अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों दिन भर बाहर काम करने जाती हैं। थकान के कारण रात को भूख भी लगती है और आप यहाँ पर इतना सिंपल सा खाना बनाकर अपना काम निपटा लेती हो। इस उम्र में आपको इतनी भूख नहीं लगती होगी, लेकिन हमें तो लगती है ना। कभी खिचड़ी तो कभी पुलाव, यही सब बनाते हो आप। अरे ऐसा तो नहीं है कि सारा काम आप ही करती हो। हमारे पति भी आपकी मदद करते हैं। आप भले ही एक सब्जी बनाओ, लेकिन कम से कम उसे बनाओ तो। आपके खाने को खाकर हमारा पेट ही नहीं भरता माँ जी। इसीलिए रात में हमें बाहर से कुछ ना कुछ मंगवाना ही पड़ता है और उसी में हमारे कितने पैसे चले जाते हैं। इस बात का आपको पता भी है क्या? जो दे रही हूँ वह चुपचाप खाओ। तुम दोनों का मुंह आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। जहां बोलना होगा वहां पर हम चुप नहीं बैठेंगे माँ जी। इसीलिए कह रहे थे हम कि नौकरानी को निकालकर आपने बहुत गलत किया है। अरे इस घर में हम चारों कमाते हैं और उसके बाद भी आपको कंजूसी करके पैसे क्यों बचाने हैं? देखिए माँ जी, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन कल से हमें रोटी सब्जी खानी है, वरना हम नौकरानी को फिर से बुला लेंगे। बहुओं की बात सुनकर अश्विनी अब चुप हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अचानक से अश्विनी की तबीयत बहुत खराब होती है। देखा माँ जी, जिस बात का डर था वही हुआ। ज्यादा काम करने के कारण आपकी तबीयत पर बुरा असर पड़ गया है। अरे कब से हम दोनों आपको बोल रही है कि छोड़ दो ये कंजूसी करना, लेकिन नहीं, आपको आपकी सेहत की कुछ भी नहीं पड़ी, बल्कि पैसे बचाने की पड़ी है। फिर चाहे आपके हाथ पैर ही क्यों ना दुखे, आपको सारा काम खुद से ही करना है। अब देखिए, दवाइयों में कितने सारे पैसे खर्च हो गए। आखिर क्या फायदा हुआ इतनी कंजूसी करने का? और माँ जी, आप तो पुलकित और संभव भाई से काम कराती हो। उन दोनों को आधे से ज्यादा काम तो आते भी नहीं है, फिर भी वो आपके लिए सारे काम कर लेते हैं। वो दोनों आपको नहीं बताते, लेकिन हमें पता है कि घर में छोटे मोटे काम करने के कारण उनके ऑफिस के कामों में कितनी दिक्कतें आ रही है। और इतने पैसे बचाकर कौन सा ताजमहल या कुतुब मीनार बांधना है आपको? आपके बेटों की तनख्वाह थोड़ी ही कम हुई है, थोड़ी ना पूरी तरह कम हुई है, और उतना पैसा तो छोटे मोटे खर्चों में ही चला जाता था। हम यहाँ पर चारों कमाते हैं और ये बात मैंने आपसे 1000 बार कही है, लेकिन फिर भी आप समझने का नाम ही नहीं लेती। हाँ बहू, तुम दोनों सही कह रही हो। मैं अपनी कंजूसी के कारण अपनी सेहत को बर्बाद ही कर लूंगी। तुम चारों काम करने के बावजूद भी मैं कितना सोचती रही, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है। बुला लो नौकरानी को। इस तरह अंत में नौकरानी फिर से काम पर आने लगती है और उसके बाद सभी साथ में खुशी से रहने लगते हैं।